देखिए, डॉक्टर ने साफ साफ कह दिया है कि मैं कभी मां नहीं बन सकती। आप दूसरी शादी कर लीजिए ताकि ये वंश आगे बढ़ सके। नहीं सोनम, मैं दूसरी शादी नहीं करूंगा। अर्जुन ने ये कह तो दिया, लेकिन कहीं ना कहीं उसके मन में भी था कि उसका वंश आगे बढ़े। फिर एक रोज अर्जुन किसी काम से काशी गया, जहां रजनी नाम की एक खूबसूरत लड़की से उसकी मुलाकात हुई, जिसे देखते ही अर्जुन को उससे प्यार हो गया और उसने रजनी को प्रपोज कर दिया। अर्जुन भी दिखने में हैंडसम था, तो रजनी ने भी झट से हाँ कर दी। हाँ, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मुझे इस शादी से कोई ऐतराज नहीं। उन दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली। अब अर्जुन काम के बहाने ज्यादातर काशी में ही रहने लगा और कभी कभार ही अपनी माँ और पत्नी सोनम से मिलने चंडीगढ़ आता। लेकिन कुछ समय बाद उसने आना जाना भी बंद कर दिया, साथ ही पैसे भिजवाना भी, और अपना फोन नंबर भी बदल दिया। अब उसकी माँ सरला और पत्नी सोनम अकेले ही चंडीगढ़ में रहने लगी। कुछ समय तक तो उनके घर का जैसे तैसे गुजारा चलता रहा, लेकिन फिर एक दिन, क्या करूं माँ जी, कुछ समझ नहीं आ रहा, अब क्या होगा। वो हमें छोड़कर चले गए और अब घर में खाने के लिए भी बहुत कम पैसे बचे हैं। बहू, ये वक्त हिम्मत हारने का नहीं बल्कि हिम्मत जुटाने का है। मेरे पास सोने की चेन रखी है, तुम उसे ले जाकर बेच दो और फिर उससे हम दही कचौरी बनाने का काम शुरू करेंगे। तुम्हारे हाथ की बनी दही कचौड़ी बहुत स्वादिष्ट होती है। अपने इस हुनर का इस्तेमाल करने का वक्त आ गया है बहू, और मुझे पूरा विश्वास है लोगों को तुम्हारे हाथ की दही कचौड़ी बहुत पसंद आएगी। लेकिन माँ जी, क्या मैं ये कर पाऊंगी? हाँ हाँ बिल्कुल, और इसमें मैं तेरा पूरा साथ दूंगी। सोनम बाजार जाकर वो चेन बेच आती है और उनसे दही कचौड़ी का सामान और साथ ही एक ठेला खरीद लेती है। अगले दिन ही वो दही कचौड़ी बनाकर ठेले पर बेचने निकल पड़ती है। फिर टूरिस्ट प्लेस सुखना लेक के किनारे जाकर अपना ठेला लगा लेती है और जोर जोर से आवाज देकर लोगों को बुलाने लगती है। आइए आइए, स्वादिष्ट चटपटी करारी करारी दही कचौड़ी खाइए। दोनों सास बहू को खड़े खड़े 3 घंटे हो जाते हैं। फिर जाकर उनके पास एक ग्राहक आता है। एक प्लेट देना तो दही कचौड़ी, बहुत जोरों की भूख लगी है। उसे खाते ही वो उसके स्वाद में खो जाता है। अरे वाह, क्या स्वादिष्ट दही कचौड़ी है, मजा आ गया। ऐसा करो 3 प्लेट पैक कर दो, घर वालों के लिए भी ले जाऊंगा, उनको भी बड़ी पसंद आएगी। उस दिन उसकी खूब कमाई होती है। माँ जी, यकीन ही नहीं हो रहा है, पहले दिन ही हमें इतनी कमाई होगी। हाँ बहू, अब कल से हमें और दुगनी दही कचौड़ियाँ बनानी होंगी। आज सारी दही कचौड़ियाँ खत्म हो गई, लेकिन ग्राहक आना कम नहीं हुए। घूमने आए लोगों को सास बहू की दही कचौड़ी बहुत पसंद आने लगी। अब लोगों की भीड़ उनके पास लगने लगी, जहां वो दिन पर दिन सफलता छू रही थी। तो वहीं कुछ औरतें उन्हें ताना देते हुए कहती हैं, अरे सुना है ये औरत बांझ है, जिसकी वजह से इसका मर्द इसे छोड़कर चला गया। पहले तो ऐशो आराम की जिंदगी जीती थी, लेकिन आज देखो दोनों सास बहू के कैसे दिन आ गए जो ठेला लगाकर अपना पेट पाल रही हैं। लोगों की बातों से उनका मन तो दुखता, लेकिन फिर वो सब कुछ भुलाकर अपने काम पर ध्यान लगाती। कुछ ही समय बाद सोनम ने सुखना लेक के पास एक दुकान खरीद ली और उसमें दही कचौड़ी बनाने लगी। उधर अर्जुन रजनी और अपने बेटे मयंक के साथ खुश था, लेकिन एक रोज उनकी खुशियों को किसी की नजर लग गई और रजनी का देहांत हो गया, जिससे अर्जुन और मयंक काफी दुखी रहने लगे। अपने उदास बेटे का मन बहलाने के लिए एक रोज अर्जुन मयंक को मनाली घुमाने ले गया। वापस लौटते वक्त अर्जुन ने मयंक से कहा, मयंक, मैं जानता हूँ तुझे दही कचौड़ी बहुत पसंद है, तुम रजनी से हमेशा वही बनाने की जिद करते थे। वैसे मैंने सुना है यहाँ सुखना लेक के पास एक दही कचौड़ी वाली है जो बहुत अच्छी दही कचौड़ी बनाती है। भाई साहब, वो फेमस दही कचौड़ी वाली सास बहू कहाँ पर ठेला लगाती है? जी वो देखिए सामने जो बहुत भीड़ एक दुकान के बाहर है ना, वही है फेमस दही कचौड़ी की दुकान। अर्जुन जब मयंक के साथ उस भीड़ को हटाते हुए वहां पहुंचा तो वो हैरान रह गया। उसके सामने उसकी माँ और पत्नी सोनम थी। इतने समय बाद अर्जुन को अपने सामने देख उसकी माँ सरला खुद को रोक नहीं पाई और उसने अपने बेटे को गले से लगा लिया, जिसके बाद अर्जुन को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने सोनम और सरला से माफी मांगी और उन्हें सारी बात बताई। मुझे माफ करना सोनम, मैंने तुम्हारे साथ गलत किया, लेकिन ये मेरा बेटा मयंक है। आपका नहीं, हमारा बेटा, आज से ये हमारा बेटा है। सोनम ने अर्जुन को माफ कर दिया और मयंक को अपना लिया। वो मयंक को बहुत प्यार करती और उसे अपने हाथ की बनी दही कचौड़ी बनाकर खिलाती, जो बिल्कुल वैसी ही थी जैसे मयंक की माँ बनाती थी। मयंक को अब पिता के साथ साथ माँ और दादी दोनों का प्यार मिलने लगा। अब वो सब एक साथ खुशी खुशी रहने लगे। ये क्या माँ,
तुमने तो कहा था कि आज तो मेरे लिए समोसे बनाओगी, लेकिन ये तो दलिया है। कहा तो था, पर बेटा आज नहीं बना पाई। बस थोड़े दिन ठहर जा, जैसे ही काम से एक दिन की भी छुट्टी मिलेगी मैं तेरे लिए बना दूंगी समोसे। ओफो माँ, ये क्या बात हुई? आज मेरा जन्मदिन है। मैंने सोचा था कि आज मजे से तुम्हारे हाथों के बने समोसे खाऊंगा, लेकिन मेरी तो किस्मत ही खराब है। अपने जन्मदिन पर भी मैं अपने मन की चीज नहीं खा सकता। ओहो, कितना गुस्सा करता है तू। अच्छा ठीक है, रुक अभी यहीं पर। अपने बेटे गोलू से इतना कहकर सुशीला अंदर कमरे में गई और फौरन ही एक 10 रुपए का नोट लेकर बाहर आ गई। उसने वो 10 रुपए का नोट गोलू को देते हुए कहा, अब ले, ये 10 रुपए ले जा और लालू चाचा की दुकान पर जाकर खा ले समोसे। नहीं माँ, मुझे तुम्हारे हाथों से बने समोसे खाने थे। लालू चाचा को समोसे बनाना आता ही कहाँ है? ना तो उनके आलू में वो स्वाद है और ना ही तुम्हारे समोसे जैसा करारापन होता है उनमें। तुम रहने ही दो, जब टाइम मिले तब बना देना मेरे लिए। और इतना कहकर गोलू घर से निकल गया। समोसे ना खा पाने की उदासी उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी, जिसे देखकर सुशीला का मन भी उदास हो गया और वो मन ही मन सोचने लगी, हाय रे मेरी फूटी किस्मत, अपने बच्चे की इतनी सी ख्वाहिश भी पूरी नहीं कर सकी। अब नहीं, मैं गोलू को उसके जन्मदिन पर ऐसे उदास नहीं रहने दूंगी। मैं बनाऊंगी उसके लिए उसके मनपसंद समोसे। लेकिन काम पर भी तो जाना है, तो क्या हुआ? रोज तो टाइम से ही जाती हूँ, एक दिन थोड़ा देर से चलू जाऊंगी तो कौन सा आसमान टूट पड़ेगा। वैसे मालकिन बातें तो सुनाएंगी, लेकिन कोई बात नहीं, मैं सुन लूंगी। लेकिन अपने गोलू के चेहरे पर खुशी लाकर रहूंगी मैं। ऐसा सोचकर सुशीला फौरन समोसे बनाने में जुट गई। पहले वो बाजार जाकर समोसे बनाने का सामान लाई और फिर उसने फटाफट गर्मा गर्म समोसे बनाकर तैयार कर दिए। कुछ ही देर में गोलू घर वापस आ गया और अपनी माँ सुशीला से बोला, अरे माँ, तुम काम पर नहीं गई अब तक? और ये खुशबू, ये तो माँ तुमने समोसे बना दिए क्या? हाँ बना दिए, आजा खा ले जल्दी से। सुशीला की बात सुनते ही गोलू फटाक से हाथ मुंह धोकर समोसे खाने के लिए बैठ गया। लेकिन फिर जैसे ही उसने समोसे की प्लेट देखी तो सुशीला से बोला, माँ तुम भी आ जाओ। नहीं बेटा, तू आराम से खा, मुझे जाना है, पहले ही काफी देर हो गई है। अच्छा तो रुको, मैं तुम्हारे लिए समोसे बांध देता हूँ, काम से वक्त निकाल कर खा लेना। इतना कहकर गोलू रसोई की तरफ बढ़ गया, लेकिन उसे रसोई में एक भी समोसा नहीं मिला। और ऐसा इसलिए था क्योंकि सुशीला ने बस 2 ही समोसे बनाए थे, वो भी सिर्फ गोलू के लिए। असल में सुशीला के पास इससे ज्यादा समोसे बनाने के लिए ना तो समय था और ना ही पैसे। और ये बात समझने में गोलू को जरा भी देर नहीं लगी। अच्छा, तो माँ ने अपने लिए समोसे नहीं रखे। अब कोई बात नहीं, बाहर प्लेट में 2 समोसे तो हैं ही, एक माँ को बांध देता हूँ और एक मैं खा लेता हूँ। ऐसा सोचकर गोलू रसोई से बाहर आया, लेकिन तब तक सुशीला काम के लिए जा चुकी थी। गोलू के लिए समोसे बनाने की हड़बड़ी में सुशीला ने खुद कुछ भी नहीं खाया था और वो भूखी प्यासी दौड़ती हुई काम पर पहुंची, जहां उसकी मालकिन नलिनी गुस्से से उबल रही थी। नमस्ते मेम साहब, माफ कीजिए, आज थोड़ी देर हो गई। वो आज मेरे बेटे का जन्मदिन है। सुबह सुबह समोसे खाने की जिद पकड़कर बैठ गया तो मैं बस। देख सुशीला, मैंने तुझे काम पर रखने से पहले ही बता दिया था कि मेरे साथ ये देर से आने की नौटंकी नहीं चलेगी। तुझे पता है ना कि साहब को सुबह सुबह ही काम पर जाना होता है। आज तेरी वजह से उन्हें सिर्फ दूध और फल खाकर ऑफिस जाना पड़ा। और बंटी, वो बेचारा भी बस फ्रूट्स लेकर ही गया है टिफिन में। बस आज के लिए माफ कर दीजिए मेम साहब, दोबारा आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। हाँ, दोबारा ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मैं तुझे दोबारा ऐसी गलती करने का मौका ही नहीं दूंगी। मैंने अपनी फ्रेंड को बोलकर नई मेड का इंतजाम कर लिया है, वो अभी थोड़ी देर में आती ही होगी। एक बार उससे बात फाइनल हो जाए फिर तुझे काम पर आने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं मेम साहब, ऐसा मत कीजिए, मेरी हालत तो आप जानती ही हैं। मेरे पति नहीं है, बस एक यही काम है जिसके सहारे मैं अपने बच्चे को पाल रही हूँ। अगर ये काम भी छूट गया तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी मेम साहब। रहने दे, तुम छोटे लोगों के ये सारे हथकंडे ना मैं अच्छे से जानती हूँ। वैसे तो बड़ा गरीब होने का नाटक करती है, लेकिन अपने बेटे की इच्छाएं पूरी करने के लिए खूब पैसे हैं तेरे पास। सुबह सुबह समोसे तल कर आ रही है और कहती है कि गरीब है। चल अब यहाँ खड़ी होकर और मेरा टाइम वेस्ट मत कर, जाकर काम निपटा। मैं उस नई मेड से बात करके बताती हूँ कि तुझे कब तक काम पर आना है। सुशीला नलिनी के सामने गिड़गिड़ाती रही, लेकिन नलिनी को उस पर तरस नहीं आया। वो हमेशा ही ऐसा करती थी और इसीलिए उसके यहाँ कोई काम वाली ज्यादा दिन टिक नहीं पाती थी। काम निपटा कर सुशीला घर वापस आ गई, जहाँ गोलू उसका बेसब्री से इंतजार कर रहा था। माँ, तुम आ गई? तुमने कुछ खाया तो नहीं होगा ना? आ जाओ,
मैंने तुम्हारे लिए एक समोसा बचा कर रखा है। गोलू की बात सुनकर सुशीला की आंखों में आंसू आ गए। उसने फौरन आगे बढ़कर गोलू को अपने सीने से लगा लिया और रोते हुए उससे बोली, मुझे माफ कर दे मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि मैं बिल्कुल भी अच्छी माँ नहीं हूँ। नहीं माँ, ऐसा मत बोलो, तुम बहुत अच्छी हो। और तुम्हें पता है तुम्हारी सबसे अच्छी बात क्या है? तुम्हारे ये समोसे। हाँ माँ, सच में। और इस बार जो चटनियाँ बनाई थी तुमने, आहा, मजा ही आ गया माँ, बिल्कुल चाट सी बन गई थी। हाँ, समोसा चाट। तुम रुको, मैं अभी तुम्हारे लिए वैसे ही समोसा चाट बनाकर लाता हूँ जैसे आज मैंने खाई थी। इतना कहकर गोलू सीधा रसोई में गया और फिर उसने बचे हुए एक समोसे को एक प्लेट में तोड़कर उस पर तीखी और मीठी चटनी डाल दी। फिर उस पर थोड़े से चने भी डाल दिए और फिर उसे लेकर सुशीला के पास गया। लो माँ, खाकर देखो इसे। अरे ये क्या हाल कर दिया तूने समोसे का? और ये चने कहाँ से लाया? पड़ोस वाली शांति चाची दे गई थी। उनके पास हमारी एक कटोरी थी ना, उसी में ये चने रखकर लाई थी। माँ, अब तुम ये सब बातें छोड़ो और ये समोसा चाट खाकर देखो। सुशीला गोलू की तरफ देखकर मुस्कुराई और फिर उसने समोसा चाट में से एक चम्मच चाट लेकर चखी और फिर गोलू से बोली, अरे वाह गोलू, तूने तो सचमुच में ही कमाल कर दिया। ये तो बहुत बढ़िया है, ले तू भी खा। सुशीला गोलू को खुश देखकर बहुत खुश थी। नलिनी के घर जो कुछ भी हुआ था वो उस बारे में भूल ही गई थी। लेकिन फिर, माँ, इस बार जब तुम्हें काम के पैसे मिलेंगे तब ढेर सारे समोसे और ऐसी ही ढेर सारी चटनी बनाना और चने भी बना लेना। फिर मैं अपने सारे दोस्तों को ऐसी ही समोसा चाट खुद बनाकर खिलाऊंगा। गोलू की बात सुनकर सुशीला जैसे होश में आ गई और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अरे माँ, तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ? गोलू, इस बार जो पैसे मिलेंगे काम से, शायद उन्हीं में काफी समय काटना होगा। आज काम पर देर से पहुंची थी ना, तो मालकिन बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई। शायद वो मुझे काम से निकालने वाली है। क्या? बस एक दिन देर हो गई तो इतना गुस्सा? कोई बात नहीं माँ, तुम चिंता मत करो। और वो खड़ूस आंटी तुम्हें काम से निकाले उससे पहले तुम ही उसके यहाँ से काम छोड़ दो। हैं? ये तो क्या बोल रहा है गोलू? जब तक कोई और जगह काम नहीं मिलता कम से कम तब तक तो। नहीं माँ, अब तुम्हें किसी के घर जाकर काम करने की जरूरत नहीं है। मैंने सोच लिया है कि अब क्या करना है। अब से तुम और मैं मिलकर समोसा चाट बनाएंगे और उसे बेचेंगे। तुम देखना माँ, हमारी बहुत अच्छी कमाई होगी। गोलू की बात सुनकर सुशीला हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी, लेकिन फिर अगले ही पल उसमें भी आत्मविश्वास जगा और उसने गोलू को फिर से गले लगाते हुए कहा, हाँ बेटा, हम मिलकर लड़ेंगे और जीतेंगे भी। इसके बाद सुशीला ने खुद ही नलिनी के घर का काम छोड़ दिया और वहां से मिले पैसों से उसने समोसा चाट बनाने का सामान खरीदा। हालांकि ये सब करते हुए सुशीला के मन में इस बात को लेकर डर था कि अगर ये काम ना चला तो क्या होगा। लेकिन फिर गोलू का आत्मविश्वास देखकर उसमें भी हिम्मत आ गई और उसने पूरे मन से समोसा चाट का सामान बनाकर तैयार कर लिया। और फिर शाम होते ही, नहीं माँ, तुम रहने दो, चाट तो मैं ही लगा कर दूंगा सबको। जितने मन से सुशीला ने समोसे बनाए थे, गोलू भी उतने ही मन से समोसा चाट लगाकर सबको दे रहा था। पहले दिन ही सारी की सारी समोसा चाट कुछ ही घंटों में बिक गई और लागत के साथ साथ अच्छा मुनाफा भी हाथ आ गया। सुशीला और गोलू बहुत खुश थे। फिर कुछ दिनों बाद, अरे सुनो बच्चे, मुझे समोसा चाट को ऑर्डर देना है। आपको लाइन में लगना होगा, ये सारे लोग ऑर्डर देने के लिए खड़े हैं। उस जगह पर वाकई बहुत भीड़ थी और नलिनी को उसी भीड़ से जूझते हुए आगे बढ़ना पड़ा। और फिर जैसे ही उसने सुशीला को वहां पर ऑर्डर लेते हुए देखा तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। अरे सुशीला, तुम ये मशहूर समोसा चाट की स्टॉल चलाती हो? लेकिन कैसे? इतनी जल्दी इतना सब कैसे कर लिया तुमने? बस अपने बच्चे की इच्छा पूरी करती रही मेम साहब, और भगवान पर भरोसा बनाए रखा, क्योंकि वो तो सब जानता है ना कि कौन क्या है। वैसे आपका कितना प्लेट का ऑर्डर है? पैसे एडवांस ही देने होंगे आपको। सुशीला और गोलू की तरक्की जहां उन दोनों के लिए उनकी मेहनत का फल थी, तो वहीं नलिनी जैसे लोगों के लिए एक सीख भी थी कि भले ही आप कितने ही अमीर क्यों ना हो, कभी भी किसी को छोटा समझकर उसकी बेइज्जती नहीं करनी चाहिए।